नमस्कार। आज हम वेब डिज़ाइन की एक ऐसी बुनियाद पर बात करेंगे जिसके बिना सच कहूँ तो इंटरनेट शायद बेरंग और बेतरतीब सा होता। हम बात कर रहे हैं CSS की, यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। हमारे सामने एक काफ़ी अच्छा स्रोत है शुरुआती लोगों के लिए CSS, एक संपूर्ण मार्गदर्शिका। तो आज इसी से मिली जानकारी को थोड़ा गहराई से देखेंगे। कोशिश ये रहेगी कि CSS की जो ज़रूरी बातें हैं वो समझ में आ जाए, ताकि कोई भी अपनी पहली वेबसाइट को न सिर्फ बना सके बल्कि उसे एक अच्छा प्रोफेशनल लुक भी दे सके। बिल्कुल। सीएसएस जैसा आपने कहा, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। अब सीधे शब्दों में कहें तो ये वो भाषा है जो बताती है कि आपकी वेबसाइट दिखेगी कैसे। मतलब HTML तो ढांचा बनाता है, कंटेंट का स्ट्रक्चर देता है, सीएसएस उसे सजाता संवारता है। रंग, फॉन्ट, लेआउट सब कुछ सीएसएस ही संभालता है। और ये सिर्फ एक पेज के लिए नहीं है। आप एक सीएसएस फाइल से पूरी वेबसाइट का लुक और फील कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, तो जैसे HTML ढांचा हो गया, हड्डियाँ, और CSS हो गई उसकी स्किन, उसके कपड़े। सुनने में तो ये काफ़ी ज़रूरी लगता है, लेकिन मेरा मतलब है कोई सिर्फ HTML से ही क्यों ना काम चला ले? CSS इस्तेमाल करने की खास वजह क्या है? स्रोत ने शायद इस पर कुछ बताया है। हाँ, बिल्कुल बताया है। और ये वजह है काफ़ी महत्वपूर्ण है, खासकर जैसे जैसे वेबसाइट्स बड़ी होती जाती हैं और जटिल होती जाती हैं। सबसे पहला फायदा है कंसिस्टेंसी, मतलब एक रूपता। सोचिए, एक वेबसाइट है जिस पर 100 पेज हैं। अब अगर हर पेज का स्टाइल अलग अलग तरीके से करें तो वो कितना बिखरा हुआ सा लगेगा, है ना? सीएसएस से आप एक मास्टर स्टाइल शीट बना सकते हैं, एक फाइल, और वो सभी पेजों पर लागू हो जाएगी। इससे पूरी साइट एक जैसी दिखती है, एक प्रोफेशनल और कह सकते हैं सुसंगत रूप लेती है। हाँ, ये तो समझ आता है। मतलब ब्रांड की पहचान भी बनी रहती है जब सब कुछ एक जैसा दिखे। जरूरी है ये। और क्या फायदे हैं? दूसरा बड़ा फायदा है एफिशिएंसी, यानी कुशलता। देखिए, सीएसएस क्या करता है, ये डिजाइन को कंटेंट यानी HTML से अलग कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको पूरी वेबसाइट का मान लीजिए रंग बदलना है या फॉन्ट बदलना है, तो आपको सैकड़ों HTML पेज खोलने की जरूरत नहीं है। आप बस एक CSS फाइल में जाएं, कुछ लाइंस बदलें और बस पूरी साइट अपडेट हो जाएगी। ये रख रखाव को, मतलब मेंटेनेंस को, बहुत ही आसान बना देता है। अरे वाह, ये तो कमाल है। मतलब समय भी बचा, मेहनत भी बची। डेवलपर्स के लिए तो ये बहुत बड़ी राहत होगी। और भी कुछ? बिल्कुल। तीसरा पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। आजकल लोग वेबसाइट कहाँ-कहाँ नहीं देखते, कंप्यूटर पर, टैबलेट पर, फोन पर, अलग अलग स्क्रीन साइज। तो सीएसएस और खासकर जो रिस्पॉन्सिव डिजाइन तकनीकें हैं इसके साथ, वो आपको अपनी साइट को हर स्क्रीन साइज के हिसाब से ढालने की सुविधा देता है। इससे जो यूजर का अनुभव है वो हर डिवाइस पर अच्छा रहता है, बिगड़ता नहीं है। और शायद वेबसाइट तेज भी लोड होती है। मैंने कहीं सुना था कि CSS इसमें भी कुछ मदद करता है। हाँ, वो चौथा पॉइंट है, इम्प्रूव्ड लोड टाइम्स, यानी बेहतर लोड समय। होता क्या है कि जब कोई पहली बार आपकी साइट पे आता है तो उसका ब्राउजर CSS फाइल डाउनलोड करके कैश कर लेता है। हाँ। कैश मतलब एक तरह से याद रख लेता है। हाँ। तो अगली बार जब वो विजिटर वापस आता है, ब्राउजर को वो स्टाइल फाइल दोबारा डाउनलोड नहीं करनी पड़ती, वो कैश से ही उठा लेता है। इससे पेज काफी तेजी से लोड होते हैं। अब ये छोटी सी बात लगती है, पर यूजर एक्सपीरियंस के लिए और SEO के लिए भी ये बहुत मायने रखती है। वाकई ये फायदे तो ऐसे हैं कि सीएसएस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चलिए, अब मान लेते हैं कि किसी ने अपनी पहली HTML फाइल बना ली है। ठीक है। अब इस पर सीएसएस का रंग कैसे चढ़ाया जाए, मतलब उसे HTML फाइल से जोड़ते कैसे हैं, लिंक कैसे करते हैं? हाँ, तो सबसे आम तरीका और जो रेकमेंडेड भी है वो है एक अलग CSS फाइल बनाना। मान लीजिए हम उस फाइल का नाम रखते हैं styles.css। ठीक है, फिर अपनी HTML फाइल के हेड सेक्शन के अंदर एक लिंक टैग इस्तेमाल करते हैं। इस टैग से हम उस CSS फाइल का रास्ता, उसका पाथ बताते हैं। ये टैग ब्राउजर को बताता है कि भाई स्टाइलिंग के नियम यहां से उठाने हैं, जैसे लिंक rel equals to style sheet, href equals to styles.css। बस इतना लिखने से HTML और CSS जुड़ जाते हैं। ठीक है, कनेक्शन बन गया। अब उस styles.css फाइल के अंदर लिखना क्या है? CSS का जो व्याकरण है, सिंटैक्स, वो कैसा होता है? स्रोत में एक उदाहरण दिया था, H1 कलर ब्लू फॉन्ट साइज 36px। इसे थोड़ा खोलकर समझाएंगे? CSS का सिंटैक्स ना काफी सरल है और लॉजिकल भी है। इसके दो मुख्य हिस्से होते हैं, सिलेक्टर यानी सिलेक्टर और डिक्लेरेशन ब्लॉक यानी डिक्लेरेशन ब्लॉक। सिलेक्टर वो हिस्सा है जो बताता है कि आप HTML के किस एलिमेंट को या किन एलिमेंट्स को स्टाइल करना चाहते हैं। हमारे उदाहरण में H1 सिलेक्टर है।
ये पेज की सभी मुख्य हेडिंग्स मतलब लेवल 1 वाली हेडिंग्स उनको चुन रहा है। और जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा है कलर डॉट ब्लू फॉन्ट साइज 36px वो हुआ डिक्लेरेशन ब्लॉक। बिल्कुल। डिक्लेरेशन ब्लॉक में एक या एक से ज्यादा डिक्लेरेशंस हो सकते हैं। हर डिक्लेरेशन में दो चीजें होती हैं, प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी और वैल्यू यानी वैल्यू। प्रॉपर्टी वो स्टाइल है जिसे आप बदलना चाहते हैं, जैसे कलर मतलब रंग या फॉन्ट साइज मतलब अक्षर का आकार। और वैल्यू वो मान है जो आप उस प्रॉपर्टी को दे रहे हैं, जैसे रंग के लिए ब्लू या साइज के लिए 36px। प्रॉपर्टी और वैल्यू के बीच में कोलन आता है और हर डिक्लेरेशन सेमीकोलन पर खत्म होता है। ये सेमीकोलन लगाना जरूरी है ताकि ब्राउजर समझ सके कि एक डिक्लेरेशन कहाँ खत्म हो रहा है और अगला कहाँ से शुरू हो रहा है, वरना गड़बड़ हो सकती है। अच्छा, तो सिलेक्टर किसे स्टाइल करना है, प्रॉपर्टी क्या बदलना है और वैल्यू कैसे बदलना है, ये तो काफी सीधा है। लेकिन स्रोत ये भी बताता है कि सिलेक्टर्स कई तरह के होते हैं। मतलब सिर्फ H1 या P लिखने से तो शायद हमेशा काम नहीं चलता होगा, है ना? सही कहा। CSS की असली ताकत उसके अलग-अलग तरह के सेलेक्टर्स में ही है। सबसे बुनियादी वाला तो है एलिमेंट सेलेक्टर, जो हमने अभी देखा, H1, P, div वगैरह। ये उस टैग के जितने भी एलिमेंट पेज पर हैं, सबको चुन लेता है। लेकिन अगर हमें ज़्यादा प्रिसिजन चाहिए तो मान लीजिए हमें सिर्फ कुछ खास पैराग्राफ्स को भी बोल्ड करना है, सबको नहीं। हाँ, जैसे किसी लेख का पहला पैराग्राफ हो या कोई खास नोट हो बीच में। बिल्कुल। उसके लिए क्लास सेलेक्टर बहुत काम आता है। आप क्या कर सकते हैं, अपने HTML एलिमेंट में एक क्लास एट्रीब्यूट जोड़ सकते हैं, जैसे P क्लास इंट्रो, ये मेरा इंट्रो पैराग्राफ है P। फिर CSS में आप उस क्लास को डॉट लगाकर चुन सकते हैं, डॉट इंट्रो, फॉन्ट वेट बोल्ड। क्लास की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे कई एलिमेंट्स पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ही क्लास आप पैराग्राफ पर भी लगा सकते हैं, डिव पर भी, कहीं और भी। ये दोबारा इस्तेमाल होने वाले स्टाइल्स रीयूजेबल स्टाइल्स बनाने के लिए बेहतरीन है। अच्छा, यानी एक ही स्टाइल टैग बन गया जो कई जगह लग सकता है। और आईडी सेलेक्टर वो इससे कैसे अलग हुआ फिर? आईडी सेलेक्टर तब इस्तेमाल होता है जब आपको किसी एक बिल्कुल अनोखे यूनिक एलिमेंट को चुनना हो। HTML में आप किसी एलिमेंट को एक आईडी एट्रीब्यूट दे सकते हैं, जैसे div id इक्वल्स टू मेन हेडर, मेरा हेडर div। CSS में इसे हैश लगाकर चुना जाता है, हैश मेन डैश हेडर। बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे। सबसे जरूरी बात यहां याद रखने वाली यह है कि एक वेब पेज पर कोई भी आईडी सिर्फ और सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल होनी चाहिए। यह उस एलिमेंट का यूनिक पहचान करता है, जैसे आधार कार्ड नंबर। समझ गई। क्लास कई के लिए रीयूजेबल, आईडी एक अनोखे के लिए यूनिक, ये फर्क ध्यान रखना जरूरी है। स्रोत में और भी सिलेक्टर्स का जिक्र था शायद। कुछ और भी हैं जो काफी काम आते हैं। एक है यूनिवर्सल सेलेक्टर। ये होता है तारांकन चिन्ह स्टार वाला। ये थोड़ा खतरनाक लग सकता है क्योंकि ये पेज के हर एक एलिमेंट को चुनता है, हर एक को। इसका इस्तेमाल आमतौर पर करते हैं सारे एलिमेंट्स की जो डिफॉल्ट ब्राउजर मार्जिन और पैडिंग होती है ना, उसको रीसेट करने के लिए, मतलब जीरो करने के लिए। जैसे मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। ये बॉक्स साइजिंग भी अक्सर साथ में जोड़ देते हैं, ये लेआउट में मदद करता है। अरे, हर चीज पर असर डालने वाला सिलेक्टर। और ग्रुप सिलेक्टर वो क्या था? ग्रुप सेलेक्टर बस एक तरह का शॉर्टकट है, कह सकते हैं। अगर आपको कई अलग अलग सेलेक्टर्स पर बिल्कुल एक जैसा स्टाइल लगाने हैं, मान लीजिए H1, H2 और H3 तीनों का फॉन्ट एक जैसा रखना है, तो तीनों के लिए अलग अलग नियम लिखने की बजाय आप उन्हें कॉमा से अलग करके एक साथ लिख सकते हैं। जैसे H1, H2, H3, फॉन्ट फैमिली एरियल सैंस सेरिफ, कलर #333। इससे कोड साफ रहता है, छोटा रहता है, बार बार लिखना नहीं पड़ता। वाह, ये सारे सिलेक्टर्स मिलकर तो काफी कंट्रोल दे देते हैं स्टाइलिंग पर। अब जरा प्रॉपर्टीज पर आते हैं। हमने कलर और फॉन्ट साइज तो देख लिया। स्रोत में कुछ और बुनियादी प्रॉपर्टीज का जिक्र है, जैसे बैकग्राउंड का रंग, फॉन्ट के और भी पहलू होते हैं, और वो मार्जिन और पैडिंग वाला कंफ्यूजन जो अक्सर होता है। हाँ, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आप CSS लिखते समय बार बार इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। बैकग्राउंड कलर या सिर्फ बैकग्राउंड से एलिमेंट का पिछला रंग सेट करते हैं। आप इमेज भी सेट कर सकते हैं बैकग्राउंड में, जैसे बॉडी बैकग्राउंड कलर #F0F0F0। ये पूरी पेज बॉडी को हल्का ग्रे बना देगा। #F0F0F0 हल्के ग्रे रंग का हेक्स कोड है। और फॉन्ट के लिए
सिर्फ साइज ही तो नहीं बदलते हम। नहीं, बिल्कुल नहीं। फॉन्ट से जुड़ी कई प्रॉपर्टीज हैं, जैसे फॉन्ट फैमिली। इससे आप चुनते हैं कि कौन सा फॉन्ट इस्तेमाल करना है, एरियल, वर्दाना, टाइम्स न्यू रोमन वगैरह। आप फॉल बैक भी दे सकते हैं कि अगर पहला फॉन्ट नहीं मिला तो दूसरा इस्तेमाल करो। फिर फॉन्ट वेट है, जिससे टेक्स्ट को मोटा करते हैं। फॉन्ट स्टाइल से इटैलिक करते हैं। लाइन हाइट से लाइनों के बीच की दूरी तय करते हैं। ये सब कंट्रोल होता है। अक्सर इन सबको एक साथ फॉन्ट शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में लिख देते हैं, कोड छोटा रखने के लिए। अब आते हैं उस जोड़ी पर जो मैंने देखा है नए लोगों को बहुत कंफ्यूज करती है, मार्जिन और पैडिंग। इनमें क्या फर्क है ठीक से? हाँ, ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। लेआउट के लिए ये फंडामेंटल है। आप इसे ऐसे सोचिए जैसे एक तस्वीर है और उसके चारों ओर फ्रेम लगा है, ठीक है। मार्जिन जो है वो फ्रेम के बाहर की जगह है, यानी फ्रेम और दीवार के बीच की दूरी या उस फ्रेम और दूसरे फ्रेम्स के बीच की दूरी। मार्जिन एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से दूर रखता है, स्पेस बनाता है। पैडिंग जो है वो फ्रेम के अंदर की जगह है, यानी तस्वीर और फ्रेम के किनारों के बीच की खाली जगह। पैडिंग एलिमेंट के कंटेंट को उसके बॉर्डर से दूर रखती है। तो अगर हम लिखें डिव मार्जिन 20 px पैडिंग 10 px, तो इसका मतलब है उस डिव के चारों ओर 20 पिक्सल की बाहरी जगह मार्जिन होगी और डिव के अंदर कंटेंट और बॉर्डर के बीच 10 पिक्सल की अंदरूनी जगह पैडिंग होगी। वाह, ये फ्रेम वाली एनालॉजी तो बहुत अच्छी है। मार्जिन बाहर, पैडिंग अंदर, अब एकदम क्लियर हो गया। और बॉर्डर, वो फ्रेम खुद। हाँ बिल्कुल, बॉर्डर प्रॉपर्टी उस फ्रेम को ही परिभाषित करती है। आप उसकी मोटाई बता सकते हैं, बॉर्डर विड्थ, उसका स्टाइल बता सकते हैं, बॉर्डर स्टाइल, जैसे सॉलिड यानी ठोस, डैश्ड, डॉटेड वगैरह, और उसका रंग बता सकते हैं, बॉर्डर कलर। जैसे IMG ब्रैकेट में बॉर्डर डॉट 2 पिक्स सॉलिड ब्लैक लिखने से इमेज के चारों ओर 2 पिक्सल मोटा, काला और ठोस बॉर्डर बन जाएगा। ठीक है, तो हमने सिंटैक्स समझ लिया, सिलेक्टर्स देख लिए, कुछ मुख्य प्रॉपर्टीज भी जान ली। अब उस चीज पर आते हैं जो आज की दुनिया में मतलब बहुत ही ज्यादा जरूरी है, रिस्पॉन्सिव डिजाइन। ये पक्का करना कि वेबसाइट हर स्क्रीन पर अच्छी दिखे, छोटी स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन, सब पर। CSS इसमें कैसे मदद करता है? CSS रिस्पॉन्सिव डिजाइन की रीढ़ की हड्डी है, कह सकते हैं। इसके बिना आजकल वेबसाइट्स मोबाइल पर इस्तेमाल करने लायक ही नहीं बनेंगी। इसमें सबसे शक्तिशाली टूल है मीडिया क्वेरीज। मीडिया क्वेरीज क्या करती हैं? ये CSS को कंडीशन लगाने की क्षमता देती हैं। जैसे अगर स्क्रीन की चौड़ाई इतनी पिक्सल से कम है तो ये वाले स्टाइल लागू करो, या अगर डिवाइस पोर्ट्रेट मोड में है तो ये करो। उदाहरण के तौर पर @media max width 768 पिक्सल, कर्ली ब्रैकेट, डॉट साइड बार, डिस्प्ले नन। ये नियम कहता है कि 768 पिक्सल से कम चौड़ी स्क्रीन पर जो डॉट साइड बार क्लास वाला एलिमेंट है उसे छिपा दो, डिस्प्ले नन। अच्छा, यानी डिवाइस के हिसाब से आप लेआउट ही बदल सकते हैं। ये तो बहुत पावरफुल है। स्रोत में फ्लेक्सबॉक्स और ग्रिड का भी जिक्र था, ये क्या चीजें हैं? हाँ, ये लेआउट बनाने के आधुनिक और बहुत बहुत शक्तिशाली तरीके हैं CSS में। पहले क्या होता था, जटिल लेआउट बनाना, खासकर एलिमेंट्स को वर्टिकली सेंटर करना या चीज़ों के बीच बराबर स्पेस देना, ये सब काफ़ी मुश्किल होता था। ट्रिक्स लगानी पड़ती थी। फ्लेक्सबॉक्स, फ्लेक्सिबल बॉक्स लेआउट, मुख्य रूप से एक दिशा में, या तो पंक्ति में या कॉलम में आइटम्स को व्यवस्थित करने, अलाइन करने और उनके बीच स्पेस बांटने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जैसे डॉट कंटेनर, डिस्प्ले डॉट फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस अराउंड। ये क्या करेगा? कंटेनर के अंदर के आइटम्स को एक पंक्ति में रखेगा और उनके बीच बराबर दूरी पर फैला देगा। अच्छा, एक लाइन में चीजों को अरेंज करने के लिए। और ग्रिड? CSS ग्रिड लेआउट और भी ज्यादा शक्तिशाली है। ये 2 आयामी लेआउट बनाने के लिए है, मतलब पंक्तियां और कॉलम दोनों एक साथ। सोचिए जैसे किसी पत्रिका या अखबार का लेआउट होता है जहां कंटेंट एक ग्रिड में व्यवस्थित होता है। ग्रिड से आप वेब पेज पर वैसी जटिल लेआउट बना सकते हैं बहुत आसानी से। जैसे ग्रिड डैश कंटेनर, डिस्प्ले डॉट ग्रिड, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, ऑटो 1FR ऑटो, ग्रिड गैप 10 पिक्सल। ये शायद 3 कॉलम का ग्रिड बनाएगा। पहला और तीसरा कॉलम अपने कंटेंट के हिसाब से चौड़ा होगा, बीच वाला बची हुई सारी जगह ले लेगा और कॉलम्स के बीच 10 पिक्सल का गैप होगा। फ्लेक्सबॉक्स और ग्रिड ने रिस्पॉन्सिव लेआउट बनाना वाकई बहुत आसान कर दिया है। हाँ, ये तो लगता है कि ये टूल्स वेब डिजाइन को बिल्कुल अगले लेवल पर ले जाते हैं। अब जब कोई CSS लिखना शुरू कर रहा है तो क्या कुछ ऐसी आदतें हैं, कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें अपनाने से कोड साफ सुथरा रहे, मैनेज करने लायक रहे? स्रोत ने कुछ टिप्स दिए थे इस बारे में। हाँ, अच्छी आदतें शुरू से डालना बहुत जरूरी है, वरना बाद में जब कोड बड़ा हो जाता है तो उसी में उलझ के रह जाते हैं। पहला और सबसे आसान है कमेंट्स का इस्तेमाल करना। CSS में आप और के बीच में कमेंट लिख सकते हैं।
अपने कोड के जो मुश्किल हिस्से हैं या जहां आपने कुछ खास किया है उसे समझाने के लिए कमेंट्स लिखिए, या फिर सेक्शंस को लेबल करने के लिए। इससे भविष्य में जब आप या कोई और उस कोड को देखेगा तो समझना आसान होगा कि यहाँ क्या हो रहा है। हाँ, मतलब अपने ही कोड पर नोट्स छोड़ना ताकि बाद में याद रहे। और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में? कोड को व्यवस्थित रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। अपनी स्टाइल शीट को व्यवस्थित करें। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो मिलते जुलते स्टाइल हैं उन्हें एक साथ रखें, जैसे सारे बटन के स्टाइल एक जगह, सारे फॉर्म के स्टाइल एक जगह। या फिर आप लॉजिकल सेक्शंस में बांट सकते हैं, हेडर के स्टाइल यहाँ, फुटर के यहाँ, साइड बार के यहाँ वगैरह। और जब फाइलें बहुत बड़ी होने लगें तो उन्हें छोटी मॉड्यूलर फाइलों में तोड़ना भी एक अच्छी रणनीति है, खासकर जब आप CSS प्री प्रोसेसर जैसे SAS या लेस का इस्तेमाल कर रहे हों। स्रोत ने इनलाइन स्टाइल से बचने को भी कहा था। इनलाइन स्टाइल मतलब वो जो HTML टैग के अंदर स्टाइल इक्वल टू करके लिखते हैं, उससे क्यों बचना चाहिए? इनलाइन स्टाइल से बचना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये CSS का जो एक मुख्य फायदा है, कंटेंट HTML और प्रेजेंटेशन CSS को अलग अलग रखना, उसी को खत्म कर देता है। जब स्टाइल HTML के अंदर ही बिखरे होते हैं तो उन्हें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपको कुछ बदलना है तो हर जगह जाके बदलना पड़ेगा, उन्हें ओवरराइड करना भी मुश्किल होता है। हमेशा बेहतर यही है कि सारी स्टाइलिंग बाहरी CSS फाइल में रखें। इससे कोड साफ रहता है, मेंटेन करना आसान होता है। सही बात है। कोड को साफ रखने और मेंटेनेंस आसान करने के लिए बाहरी फाइल ही बेस्ट है। और शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज के बारे में क्या? हाँ, CSS में कई प्रॉपर्टीज के शॉर्ट हैंड वर्जन होते हैं। जैसे मार्जिन या पैडिंग के लिए आप टॉप राइट बॉटम लेफ्ट की वैल्यू अलग अलग लिखने के बजाय एक साथ लिख सकते हैं। जैसे मार्जिन 10px 20px, इसका मतलब हुआ टॉप और बॉटम 10 पिक्सल और लेफ्ट और राइट 20 पिक्सल। इसी तरह फॉन्ट, बैकग्राउंड, बॉर्डर, इन सब के भी शॉर्ट हैंड है। इनका इस्तेमाल करने से कोड छोटा होता है और पढ़ने में भी आसान हो जाता है। बस ये पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू किस चीज़ के लिए है। और आखिरी टिप थी अपने CSS को मान्य करना, वैलिडेट करना। इसका क्या मतलब हुआ? मान्य करने का मतलब है अपने CSS कोड को जांचना कि उसमें कोई सिंटैक्स की गलती तो नहीं है, कोई टाइपो तो नहीं है। W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम की CSS वैलिडेशन सर्विस जैसे ऑनलाइन टूल्स हैं। आप अपना कोड उनमें डालें और वो चेक करके बता देंगे कि कहीं कोई एरर तो नहीं है। इससे ये पक्का हो जाता है कि आपका कोड स्टैंडर्ड के मुताबिक है और अलग-अलग ब्राउज़रों में सही तरीके से काम करने की संभावना ज़्यादा है। ये एक तरह से अपने कोड की प्रूफ रीडिंग करना है, स्पेल चेक करने जैसा। बेहतरीन टिप्स। तो हमने CSS की ज़रूरत क्यों है ये देखा, उसका सिंटैक्स कैसा है, सिलेक्टर्स कौन-कौन से हैं, मुख्य प्रॉपर्टीज़ क्या है, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन की ताकत क्या है और अच्छी कोडिंग की आदतें क्या है, इन सब पर हमने बात की। निष्कर्ष यही निकलता है कि CSS की अच्छी समझ के साथ आप दिखने में शानदार और हर डिवाइस पर सही चलने वाली वेबसाइट बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा सकते हैं। और जैसा स्रोत कहता है, इसमें महारत हासिल करने का रास्ता प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट करने से ही होकर जाता है। बिल्कुल। और स्रोत में कुछ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल, मतलब FAQs भी थे, जिन्हें यहाँ जल्दी से छूना फायदेमंद हो सकता है। जैसे शुरुआती लोग अक्सर क्लास और ID सिलेक्टर में कंफ्यूज होते हैं। तो जैसा हमने बात की, क्लास रीयूजेबल है, कई एलिमेंट्स पर लग सकती है। ID हैशटैग यूनिक है, एक पेज पर एक एलिमेंट के लिए ही इस्तेमाल होती है। और वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कैसे बनाएं, इस पर भी सवाल था शायद। हाँ, जिसका सार यही है कि मीडिया क्वेरीज का इस्तेमाल करें ताकि अलग-अलग स्क्रीन साइज पर आप अलग स्टाइल लागू कर सकें। और लेआउट बनाने के लिए फ्लेक्सबॉक्स और ग्रिड जैसे आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करें। इनसे एलिमेंट्स स्क्रीन के हिसाब से अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं, लेआउट टूटता नहीं है। शुरुआती लोगों की आम गलतियों का भी जिक्र था, वो क्या है जिनसे बचना चाहिए? हाँ, कुछ आम गलतियां हैं जो लोग करते हैं। एक तो है इम्पॉर्टेंट का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना। इम्पॉर्टेंट स्टाइल को बहुत ज्यादा ताकत दे देता है। ये CSS की कैस्केडिंग यानी क्रम वाली प्रकृति को तोड़ता है और बाद में कोड को डीबग करना बहुत मुश्किल बना देता है। इसे बस आखिरी हथियार की तरह ही इस्तेमाल करना चाहिए अगर बिल्कुल जरूरी हो तो। दूसरी गलती, अव्यवस्थित स्टाइल शीट होना, मतलब कोड कहीं भी कुछ भी लिखा है। इससे कोड समझना और मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। इनलाइन स्टाइल पर निर्भर रहना भी एक गलती है, जैसा हमने बात की। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, CSS स्पेसिफिसिटी के नियमों को ठीक से न समझना। स्पेसिफिसिटी ये तय करती है कि अगर एक ही एलिमेंट पर कई सारे स्टाइल नियम लग रहे हैं तो कौन सा नियम आखिर में लागू होगा, कौन सा जीतेगा।
ये समझना शुरू में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसे नजरअंदाज करने से कई बार स्टाइल वैसे नहीं दिखते जैसे आप चाहते हैं। स्पेसिफिसिटी, हाँ, ये शब्द मैंने सुना है। हाँ। यानी कौन सा स्टाइल ज्यादा ताकतवर है, इस पर ध्यान देना जरूरी है। अच्छा, एक और सवाल, क्या बूटस्ट्रैप या फाउंडेशन जैसी CSS लाइब्रेरीज इस्तेमाल करना ठीक है, खासकर शुरू में? हाँ, स्रोत कहता है कि ये काफी मददगार हो सकती हैं, खासकर शुरुआती लोगों के लिए। इनमें क्या होता है, पहले से बने बनाए रिस्पॉन्सिव कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे बटन, नेविगेशन बार, ग्रिड सिस्टम वगैरह। इनसे वेबसाइट बनाना तेज हो सकता है। हालांकि इनके साथ ये भी जरूरी है कि आप थोड़ा ये भी समझे कि ये अंदर से काम कैसे करती हैं, ताकि आप सिर्फ कॉपी पेस्ट करके न रह जाएं। थोड़ा कस्टमाइज करना आना चाहिए। और अगर प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो जाए, बड़े प्रोजेक्ट्स में CSS को कैसे मैनेज किया जाए जब स्टाइल शीट्स हजारों लाइनों की हो जाए? हाँ, तब चीजें थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। उस समय CSS प्री प्रोसेसर जैसे SAS या लेस बहुत काम आते हैं। ये CSS में कुछ प्रोग्रामिंग जैसी क्षमताएं जोड़ देते हैं, जैसे वेरिएबल बनाना, नेस्टिंग करना यानी एक नियम के अंदर दूसरा नियम लिखना, मिक्स इन बनाना यानी कोड के टुकड़े जिन्हें आप बार बार इस्तेमाल कर सकें। और इनसे कोड ज़्यादा व्यवस्थित रहता है, मेंटेन करना आसान होता है और ड्राई बनता है, यानी डोंट रिपीट योरसेल्फ, कोड दोहराना नहीं पड़ता। और साथ ही जैसा पहले कहा, CSS को लॉजिकल छोटी छोटी फाइलों में तोड़ना और उन्हें ठीक से ऑर्गेनाइज करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। शानदार। ये सारी जानकारी यकीनन किसी को भी CSS की दुनिया में थोड़ा और आत्मविश्वास से कदम रखने में मदद करेगी। अब अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। स्रोत हमें याद दिलाता है कि CSS सिर्फ नियमों का एक सेट नहीं है, ये एक तरह का कैनवस है आपकी रचनात्मकता दिखाने के लिए। हमने देखा कि सैसलेस जैसे टूल्स आए, फ्लेक्सबॉक्स और ग्रिड ने लेआउट बनाने का तरीका बदल दिया। वेब तकनीक लगातार बदल रही है, विकसित हो रही है। तो सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में स्टाइलिंग की और क्या संभावनाएं खुल सकती हैं। डिजाइन की जो सीमाएं आज हमें दिखती हैं, वो कल कहां तक जा सकती हैं? ये वाकई एक बहुत दिलचस्प सवाल है। जैसे जैसे ब्राउज़र और CSS के स्टैंडर्ड्स विकसित होते रहेंगे, हमें वेब को स्टाइल करने के और भी नए और शक्तिशाली तरीके मिलते रहेंगे। क्या पता शायद AI भी डिज़ाइन प्रोसेस में कोई भूमिका निभाने लगे, कौन जाने। वेब डिज़ाइन का भविष्य निश्चित रूप से बहुत रोमांचक है और CSS उसका एक बहुत ज़रूरी, एक अभिन्न अंग बना रहेगा, ये तो पक्का है। संभावनाएं, जैसा आपने कहा, सचमुच अनंत है।